उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल रहे श्री भगत सिंह कोश्यारी जी आज हमारे समक्ष हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे राजनीतिक सवाल हो सकते थे, लेकिन आपने पहले ही कहा कि मैं राजनीति से दूर हो गया हूं, इसलिए सामाजिक विषयों पर, धार्मिक विषयों पर, सांस्कृतिक विषयों पर सवाल होंगे, मैं मुखरता से बोलूंगा। एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ आप उत्तर प्रदेश में आए हैं। महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज में हो रहा है, वहां पर आप स्नान के लिए जा रहे हैं। उसके ठीक पहले दैनिक भास्कर की ओर से विशेष भेंट में हम छोटे छोटे कुछ सवाल करेंगे। भगत सिंह कोश्यारी जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहली बात यह है कि जिस महाकुंभ में आप जा रहे हैं, वो महाकुंभ वास्तव में धार्मिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से एक विशेष इस समय संयोग से हो रहा है, क्योंकि 144 वर्ष बाद जिस प्रकार का योग बना है, उस योग में प्रयागराज में वह अवसर आया है। आप उसी 144 वर्ष के बाद उस अवसर में आप भी जा रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। आप कल लौटेंगे, अपना अनुभव भी बताएंगे वहां मीडिया के लोगों से, यहाँ के लोगों से भी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है, जिस देवभूमि से आप आते हैं वहां पर भी बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं। यहां जहां महाकुंभ में जिस प्रकार के क्राउड मैनेजमेंट की विशेषताओं का उल्लेख हुआ, कुछ लोगों ने तारीफ की, और वहां पर दुर्भाग्य से एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। मौनी अमावस्या जो मुख्य स्नान था, उसको लेकर कुछ आलोचनाएं भी हुई। लेकिन कमोबेश उसी प्रकार का क्राउड मैनेजमेंट हमें हरिद्वार से लेकर ऊपर देवभूमि के चारों धाम में देखने को मिलता है। लेकिन विशेष बात यह होती है, कई बार बहुत अच्छी चीजें होती हैं और कई बार वहां भी भगदड़ मचती है। क्या अंतर देखते हैं यहाँ की उस दिन की हुई विभीषिका, जिसको कहेंगे, जिसमें 30 लोगों की मृत्यु हुई, और भी संख्या बढ़ाई जाने की बात हो रही थी कि नहीं और भी संख्या बढ़ी होगी, उस पर भी कयास लगाए जाते रहे। तो एक तो ये कि इस पर क्या कहेंगे जो यहाँ पर प्रयागराज में हुआ, और उसी से एक दूसरा जुड़ा हुआ सवाल है कि इन सब चीजों को देखते हुए उत्तराखंड जहां बड़े सकरे सकरे रास्ते हैं, वहां पे क्राउड मैनेजमेंट अभी देखने को फिर मिलेगा जब गर्मी आएगी और 4 धाम की यात्रा शुरू होगी। इन दोनों सवालों पर आपका जवाब चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं आपके दैनिक भास्कर को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि मैं मीडिया से दूर रहता हूँ, फिर भी जैसे सूर्य बहुत जगह पहुँच जाता, जहाँ नहीं पहुँचना, जैसे आप मेरे पास पहुँच गए, तो पहले तो मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, ये जो आपने कहा कि महाकुंभ, इसमें आपने मूलतः देवभूमि हो या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हो, महाकुंभ हो या केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा हो या कांवड़ यात्रा हो, आपने मूल रूप से विषय रखा है कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो या क्राउड मैनेजमेंट के बारे में क्या उदाहरण है। तो यूपी के बारे में मैं आपको कह सकता हूँ कि जहाँ 45-50 करोड़ लोग आ रहे हों और वहाँ कोई भी दुर्घटना छोटी हो या बड़ी, उस पर दुख होता है, लेकिन इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हों, देश विदेश उमड़ करके आ रहा हो, यानी एक प्रकार से जैसे मैं समुद्र के किनारे रहा हूँ, सुनामी देख चुका हूँ, ऐसे जहाँ भक्तों की सुनामी आ रही हो, और उस सुनामी में यदि कोई छोटी मोटी दुर्घटना होती है, वो दुखदायक तो है, पर उस बहुत बड़े जो उपलब्धि है कि उसका इतना सुंदर मैनेजमेंट, और इस बड़े सुनामी में भी हम करोड़ों करोड़ों लोगों को बिना कष्ट दे वापस घर भेज रहे हैं। मैं सोचता हूँ इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन और उत्तर प्रदेश के नागरिकों का अभिनंदन होना चाहिए, और उनका एक प्रकार से हमको आभारी होना चाहिए। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, स्वाभाविक है कि उत्तराखंड ये पहाड़ी प्रदेश है और वहाँ जगह की बड़ी कमी है और रास्ते बड़े संकरे भी हैं। चाहे गडकरी जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया एनएच बना चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी, और इसी प्रकार से हरिद्वार जैसे जहाँ अभी 1-2 साल बाद अर्धकुंभ लगेगा, और वहाँ जमीन की हरिद्वार में कमी है, तो उसके बावजूद हम लोग वहाँ भी जब कुंभ होता है, अर्धकुंभ होता है, कांवड़ होता है, तो सामान्य रूप से वहाँ भी शासन में कोई रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ भी व्यवस्था ठीक होती है।
और वहाँ के लोग भी कोशिश करते हैं कि भाई हम प्रयाग के कुंभ से सीखें, हम नासिक के कुंभ सीखें, और ये हम सबको एक दूसरे से सीखना पड़ता है। जी। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार से ये जो क्राउड मैनेजमेंट जिसे आप कह रहे हैं, मैं इसको कहता हूँ कि ये क्राउड नहीं है, ये भक्तों की भीड़ है, ये भक्तों का जमावड़ा है। और भक्तों के जमावड़े में भक्त लोग कितना कष्ट सहन करते हैं, ये पर्यटक नहीं अनुभव कर सकता है। तो इसीलिए पर्यटन और भक्ति भाव में बहुत बड़ा अंतर है। और ये जो भक्ति भाव है, ये भक्ति भाव सारे कष्टों को भूल जाता है। और मुझे लगता है कि यहाँ जो छोटी सी दुर्घटना हुई है, दुर्घटना तो दुर्घटना है, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा करके बोलना, जो हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके साथियों और यहाँ के प्रशासन ने जो व्यवस्था की है, एक प्रकार से ये उनके प्रति अन्याय होगा। इसलिए कहना पड़ेगा कि व्यवस्थाएं ठीक हैं और सुधार की हमेशा अपेक्षा रहती है और मनुष्य को हमेशा सुधरना चाहिए। मैं जब विद्यार्थियों के बीच में जाता हूँ, चांसलर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई व्हाट यू आर, वो बोलते यू आर स्टूडेंट्स, एंड व्हाट एम आई, बोल नहीं पाते, तो मैं कहता हूँ आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। तो एक सीखने की बात है, तो कुछ चीज़ें कभी थोड़ी छोटी मोटी रह जाएंगी। तो इस सुनामी में हम लोग इतना सुंदर व्यवस्था कर दी, कल भी इतना लोग कहते हैं 2 करोड़ लोग आ गए, उससे ऊपर आ गए है। तो मुझे तो लगता है कि वंदनीय है, मेरे सामने योगी जी होते तो मेरे उम्र में थोड़ा छोटे हैं, लेकिन मैं तो उनसे चरणों में पड़ जाता है, यार तुमने ऐसी अच्छी व्यवस्था की है। आप योगी जी के चरणों में पढ़ने की बात कह के अपने बड़े व्यक्तित्व को बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि वो योगी जी जिनकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, जिनकी टीम की आप तारीफ कर रहे हैं, आपको कभी लगता है कि वो हमारे उत्तराखंड के हैं? जब अविभाजित उत्तर प्रदेश था तब आप हमारे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, वैसे तो देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ आज भी हैं, लेकिन कभी लगता है कि योगी जी हमारे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के होने के बावजूद वो मूलतः उत्तराखंड के हैं। तो क्या लगता है, कभी ये भाव आता है कि पूरा देश कहता है योगी जी हमारे हैं, आपको क्या लगता है? कि देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ छोटी सोच के लोग हैं, उन्होंने देश को टुकड़ों में, जातियों में और शिथिलता में उसमें बांटना शुरू किया है। एक कुंभ जो है आज का महाकुंभ, इससे उन लोगों को सीखना चाहिए कि इस देश में कोई जाति नहीं पूछता, कोई क्षेत्र नहीं पूछता, कोई प्रांत नहीं पूछता। वो केवल देखता है कि कब संयोग बनता है, कि नासिक में कब संयोग बनता है, उज्जैन में कब, हरिद्वार में और प्रयाग में अमृत बरसाएगा। तो वो सब चीज़ें भूल करके केवल और केवल एक परमात्मा भगवान शिव को याद करके वो अपनी यात्रा करता है। तो इसीलिए योगी जी हो या कोई और हो, ये सब सामान्य जन हो, हम सब लोग कुल मिला करके इस सनातन संस्कृति के नाते से हमारे घर में मतभेद होंगे, हमारे आपस में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन कुल मिला करके इस देश में ये जाति, क्षेत्र, ये चीज़ें गौण हैं। ये दुर्भाग्य से पहले अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के कारण से इसको खड़ा किया, और फिर हमारे लोगों ने भी पॉलिटिक्स में डिवाइड एंड रूल के नाते से इतने वर्ग खड़े किए। पर उन पे इतने वर्ग खड़े करने के बाद भी आपने देखा है, जब कुंभ आता है, महाकुंभ आता है, तो उनके सारे सपने चूर हो जाते हैं। और सारी जनता जिस सनातन के लिए आज मोदी जी बोल रहे हैं, योगी जी बोल रहे हैं, उस सनातन में सब डुबकी लगाने आ जाते हैं। और आपने भी लगा दी होगी। सनातन शब्द पर मुझे याद आया कि बहुत सारे साधु संतों ने इस बार बड़ा आग्रह किया था कि सरकार सनातन बोर्ड की स्थापना करे। आपकी क्या राय है? नहीं, मैं सोचता हूँ कि हमारे जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं प्रदेश में, देश में, वो इतने सुविज्ञ हैं, और संयोग से प्रधानमंत्री स्वयं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और योगी जी तो इतने बड़े पीठ के पीठाधीश हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसकी व्याख्या करने का काम उनका है। हम तो एक सामान्य नागरिक के जानते हैं कि भाई
ये सनातन अनादिकाल से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है इसकी कोई कल्पना नहीं है, और आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। पहले केवल एक इस देश के भारतीय लोग आते थे, अब विश्व के लोग उसमें आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि सनातन का अर्थ केवल भारत नहीं, सनातन का अर्थ हमने पहले से ही विश्व बंधुत्व यत्र विश्व एक नियम का है। तो इसलिए उसकी व्याख्या करना ये उनका काम है, मेरा नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि इस कुंभ के माध्यम से, इन मेलों के माध्यम से, इन तीर्थ यात्राओं के माध्यम से हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस देवभूमि को, उत्तराखंड नहीं है, पूरे भारत देवभूमि है, इस देवभूमि को उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम एकजुट करने का प्रयास किया है। ये एक है, डिवाइडेड नहीं है, जैसे कि अंग्रेजों ने कहा आर्य द्रविड़ उत्तर दक्षिण, ये ऐसे पर आजकल तो बहुत चीजें चल रही हैं। तो हम इसमें विश्वास करते नहीं है, और आम जनता भी विश्वास नहीं करती है, और पॉलिटिकली लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वो भी थोड़े दिन में समझ जाएंगे कि भाई हाँ, इससे काम चलेगा नहीं, अच्छे काम करो, संतों की तरह से काम करो, जोगी बन जाओ तो सारा इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हो, है। तो इसलिए, और संघ के प्रचारक की तरह से घर से निकल के गरीब घर का मोदी बन जाओ, प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। ये क्षेत्रवाद, जातिवाद, इससे दूर रहो। मुझे लगता है कि सीख यहाँ के लोग लेंगे, देश के जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू हो गई, एक कानून बनाकर। उसके प्रोस कॉन्स आप क्या देख पा रहे होंगे तो आप बताएंगे। उसके साथ ही जुड़ा विषय और आ रहा है जो वहां की जनता का अपना मूल विषय है कि मूलवासी जो वहां के हैं उत्तराखंड के, उसके अलावा बाहर से आए हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से समस्याएं हो रही हैं। वहां की प्राकृतिक संपदा नष्ट होती है, वहां पर लव जिहाद की समस्या भी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो जहां हमने समान नागरिक संहिता लागू किया, क्या वहां पर कोई लव जिहाद को भी रोकने का कोई एक बड़ा प्रयास सरकारी स्तर पे हो रहा है क्या? नहीं, देखिए, ये जो समान नागरिक संहिता है, ये कोई हम लोगों ने या उत्तराखंड सरकार ने नई चीज की हो, ऐसा नहीं है। ये संविधान के 44वें अनुच्छेद में हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा है कि देश के अंदर ये प्रयास होना चाहिए कि कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए, ये संविधान कहता है। और ये सौभाग्य है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, युवा मुख्यमंत्री को, जिसने आपकी लखनऊ में शिक्षा पाई है, यहाँ से आपने उसको नेता बना करके हमारे पास भेजा है। तो उसके नेतृत्व में अगर ये धारा अनुच्छेद 44 का परिपालन होता है, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश वालों को भी अच्छा मानना चाहिए कि भाई देखो, है हमारे यहाँ से बड़ा बच्चा जो जाके मुख्यमंत्री हो गया, पहला राज्य बना जिसने तो क्या आपकी इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? नहीं, अब मैं इस पर कोई भाव व्यक्त इसलिए नहीं करूंगा कि इस सब संबंध में कब क्या करना है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व अच्छी तरह से समझता है। इसलिए उसमें मुझे कोई अपनी अलग से राय दूं, ऐसा कोई मुझे उचित नहीं लगता। एक सवाल बहुत ही विविध, बिल्कुल अलहदा है, और उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जब आप महामहिम राज्यपाल थे महाराष्ट्र के, और आपका एक बयान को लेकर विवाद हुआ था जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज पर आपने कहा था। हालांकि मैं उसी को जोड़ते हुए मैं कह दूं कि सावरकर भी अपने सद्गुण विकृति नाम की पुस्तक में लिखते हैं कि शिवाजी को ये काम नहीं करने चाहिए थे, तो उनका अपना विरोध नहीं हुआ। लेकिन जब आपने इस प्रकार की बात कही कि नए काल में नए महापुरुषों का भी पदार्पण होना चाहिए, उन्होंने भी बहुत सारे लोग हैं जो महापुरुष की श्रेणी में आने चाहिए, तो उसको लेकर बवाल हुआ। आप आज भी उस बात को लेकर उस बयान पर कायम है या फिर उसको लेकर कभी खेद प्रकट करना चाहते हैं? देखिए, जो बात मैंने कही है, जिस बात पर मुझे खेद प्रकट करना होता है, मैं उस बात पर विदिन 24 आवर्स खेद व्यक्त करता हूँ। इसलिए देश के अंदर हमारे यहाँ कृतयुग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो हर कालखंड में अलग अलग अवतार हुए हैं। हम अगर ये कहें कि नहीं एक अवतार जो कहीं सतयुग में था वही चलता रहे,
तो अगर हर कालखंड में अच्छे लोग या नए लोग, नींव पुरानी और बिल्डिंग नई, तो पुरानी नींव पर, सनातन नींव पर यदि कोई चीज़ खड़ी होती है, कुछ और अच्छे लोग होते हैं। देखिए हमारे यहाँ कहा है, शिक्षा शिष्यात पुत्रात पराजित। गुरु चाहता है कि मैं अपने शिष्य से पराजित हूँ, अर्थात मेरा शिष्य मुझसे आगे बढ़े। पिता चाहता है कि मैं अपने पुत्र से पराजित हूँ, मेरा पुत्र मुझसे आगे बढ़े। तो ये परिकल्पना स्वयं शिवाजी ने की होगी कि आज मैं तो अपने कालखंड में पूरे भारत को एक देख नहीं सका है, और इस देश में चाहे शिवाजी स्वयं दूसरा जन्म लें या चाहे राम जी लें, चाहे कृष्ण लें, लेकिन कुछ और मुझसे ज़्यादा करने वाला कोई आए और देश ऐसे लोगों से मुक्त हो। नहीं तो क्या क्या लगा था कि शिवाजी के बाद ऐसा कौन सा व्यक्तित्व तो दिखाई पड़ता है जो शिवाजी को प्रतिस्थापित करता हो, शिवाजी के बाद का एक महापुरुष महाराष्ट्र में आता हो? देखिए ये तुलनाएं कभी की नहीं करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के अपने गुण होते हैं, हर एक अवतार के अपने गुण हैं, 10 अवतार हैं, हर एक का अपना महत्व है। और एक दूसरे को तुलना करना कि ये बड़ा ये छोटा, ये कोई उसका व्याकरण का विषय नहीं है, ये कोई भाषा शास्त्र में कि भैया किसने क्या लिखा उसकी समालोचना का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय होता है। और समय समय पर भगवान ने कहा कि यदा यदा धर्मस्य में, तो ये तो स्वयं गीता ने कहा, तो मैं क्या कहूँ उसके आगे। भगवान कृष्ण ने कहा तो मैं कुछ बोलूंगा आगे उससे? नहीं तो ये संदर्भ आया ही क्यों जिस पर लोगों ने विवाद किया? ये विवाद अगर कोई खड़ा करता है तो ये उससे पूछना चाहिए कि भाई ये सब चीजें आखिर तुमने क्यों बोली? केवल विरोध के लिए विरोध, केवल तुमको इसलिए कि भाई तुम्हारा कहना गलत कहना राज्यपाल नहीं मानेगा। सही होगा तो मानेगा ना, गलत कहेगा क्यों मानेगा? तो इसलिए राजनीतिक कारण से कोई ऐसा बयान देता है तो मुझे लगता है आप लोगों को इसको तो महत्व भी नहीं देना चाहिए। आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे और उसके बाद फिर उत्तराखंड लौटते हैं, राजनीति से कोई संबंध नहीं रखते, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं देखिए, मैंने माननीय प्रधानमंत्री से कहा कि मैं 17 साल की उम्र से घूमते घूमते चलते चलते थक गया हूँ और राजनीति में मूलतः चाहता भी था। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, विद्या भारती में बहुत काम किया, सेवा का और सभी काम सेवा के काम किए हैं, मुझे वो काम अच्छे लगते हैं और इसलिए उनके आज्ञा के पालन करने के लिए मैं महाराष्ट्र चला गया और 3 साल रह लिया। तो मैंने उनसे निवेदन किया, आप अगर मुझे मुक्त कर देंगे तो जैसे राज्यपाल बना के कृपा के, उससे भी बड़ी कृपा होगी। तो ठीक है, यदि आपकी अच्छी इच्छा है तो आप मुक्त हो जाएंगे। तो अभी समय कैसे गुजारते हैं आप, करते क्या है? मतलब जो राजनीति में रहने वाला व्यक्ति राजनीति से दूर कैसे रह सकता है? अभी इस प्रश्न मुझसे नहीं पूछना है कि मैं कैसे समय गुजारता हूँ, ये प्रश्न आपने समय से पूछना चाहिए। आखिर तुमको भगत सिंह कैसे गुजारता है? क्या बात है। बस अंतिम सवाल है आपसे, आप अखंड भारत निर्माण की दिशा में तिब्बत, जिसको शास्त्रों में हमारे त्रिविष्टप कहा गया है, उसके लिए भी एक आंदोलनकारी के रूप में आप सामने आए और आपने ये भी कहा था, मुझे वो भी दिन ध्यान है जब आपने कहा था कि मेरी पीड़ा कौन समझेगा, मैं तो उस सीमांत गांव से आता हूं जहां कभी तिब्बत था, वहां पर मुझे चीन के सैनिक देखने पड़ते हैं। अभी आप क्या सोचते हैं कि ये जो चीन वाली समस्या है, तिब्बत कैसे मुक्त होगा? पहला सवाल, और फिर दूसरा सवाल मैं बाद में पूछूंगा। नहीं देखिए, तिब्बत कैसे मुक्त होगा, इससे अधिक ये विश्वास और ये आस्था और ये निश्चय कि तिब्बत मुक्त होगा, जैसे हर यहूदी कहता था, चाहे वो रूस में था, चाहे जर्मनी में था, चाहे अमेरिका में था, कि अगला उत्सव हम लोग यरूशलेम में मनाएंगे। तो ऐसे ही यदि हर भारतीय सोचने लगे तो धीरे धीरे दुनिया के लोग सोचने लगेंगे कि भाई वास्तव में तिब्बत को मुक्त होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जब इजराइल बन सकता है 2000 साल बाद, तो तिब्बत के लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी न किसी दिन उनके साथ न्याय होगा।
लेकिन उस तिब्बत में जो हमारे देवों के देव महादेव है, उन महादेव की का मूल स्थान, मूल गांव जो कैलाश मानसरोवर है, वो भी वहीं पर है स्थित। तो कहीं कोई आपको लगता है कि कैलाश मानसरोवर की मुक्ति की बात पहले होनी चाहिए? नहीं, देखिए ये कुछ चीजें केवल धार्मिक नहीं है, केवल आस्था की नहीं है। कुछ चीजों के पीछे डिप्लोमेसी, राजनीति, विश्व की राजनीति, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हम तो केवल एक शुद्ध रूप से, जैसे एक सन्यासी प्रयास करता है कि मुझे सन्यास ले जाए, भगवान की प्राप्ति हो, इष्ट की प्राप्ति हो, हम तो केवल इस नाते से कि एक सनातन सत्य है कि कैलाश, अब आपको पता नहीं, हमारे मोदी जी ने और गडकरी जी ने सीमा तक सड़क बना दी है, और मैं इस बार भारतीय भूमि लिपुलेख, ओल्ड लिपुलेख से 300 मीटर पैदल चल के 18,000 फीट की ऊंचाई से भारत से मैंने भगवान शिव के उनका शिखर दर्शन, पवित्र कैलाश के दर्शन, शिखर के दर्शन किए। तो अब इतना तक हमारे मोदी जी और हमारे गडकरी जी सड़क से पहुंचा रहे हैं, तो परिक्रमा का भी समय आ जाएगा बहुत जल्दी। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन फिर मोदी जी और रक्षा मंत्री जी परिक्रमा भी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भगत सिंह कोश्यारी जी, जो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ आप हमारे साथ बैठकर चर्चा कर सके। अन्यथा इन्होंने साफ मना किया था कि मैं किसी भी राजनीतिक विषय पर कोई बात नहीं करूंगा, और बहुत समय से मैंने कोई साक्षात्कार नहीं दिया है। लेकिन उसके बावजूद यूसीसी पर चर्चा हुई, उसके बावजूद महाकुंभ पर चर्चा हुई, साथ में राजनीति में पुनः न आने को लेकर भी उन्होंने खुलासे किए, और साथ में यह भी कहा कि तिब्बत की आजादी को लेकर किस प्रकार की रणनीति बनाई जाएगी, नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल विषय है, उसको लेकर भारत सरकार सचेत है। साथ ही साथ उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर, क्राउड के मैनेजमेंट को लेकर योगी जी की भी तारीफ की। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।